भाइयों? देखो भाइयों, बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, इतने कोई हार्ड है नहीं उसके न्यूमेरिकल। हम आपको बिल्कुल बेसिक से और टॉप लेवल के क्वेश्चन की ओर लेके चलेंगे, ठीक है। पर पहले थोड़े आसान सवाल करेंगे। सवाल आसान जरूर होगा मगर उतना ही इंपॉर्टेंट भी होगा। आओ पहले सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखो सवाल नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, वो आपसे कह रहा है कि आपके पास क्या है, एक वायर है भैया जिसकी लेंथ आपको दे दी कितनी, L, और इस वायर का एरिया, इस वायर का एरिया हमें कितना गिवन दे दिया सर जी, A। कह रहा है इस वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम है, ठीक है। अब ये तो इस वायर के बारे में डाटा गिवन दे दिया। सवाल में कह रहा है कि भैया एक दूसरा वायर है, वायर नंबर 2, जो कि सेम मटेरियल का बना है। जैसा मटेरियल का ऊपर वाला वायर है ऐसी मटेरियल का ये बना हुआ है। देखो बेटा याद रखना, सेम मटेरियल से वो आपको एक बात बताना चाहता है कि वायर की रेजिस्टिविटी क्या है, सेम है। कह रहा है मगर दूसरे वाला जो हमारा वायर है उसकी लेंथ कितनी है, पहले वाले की आधी, और उसका एरिया कितना है दूसरे वाले का, पहले वाले का ट्वाइस। कह रहा है इस वाले वायर का रेजिस्टेंस बताओ हमें कितना होगा। इस तरीके के बहुत सवाल आते हैं पेपर में, ठीक है। तो देखो कितना आसान है, आपको अगर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है तो आप कहोगे सर ऊपर वाला जो मेरा वायर है, अगर मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाऊं R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, इसका रेजिस्टेंस गिवन है सर 4 ओम, लेंथ L गिवन थी, एरिया A गिवन था, रेजिस्टिविटी गिवन नहीं थी, हमने रो ही मान लिया। तो क्या ये पहले वायर की जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उससे एक इक्वेशन बन गई कि रो L अपॉन A किसके बराबर है, 4 के। अब चलते हैं दूसरे वायर की तरफ। दूसरे वायर का हमसे रेजिस्टेंस पूछ रहा है, आपको के साथ सेम फॉर्मूला लगाएंगे, रो L अपॉन A। देखो रो को रो ही रखेंगे पर इस बार लेंथ और एरिया अलग है। इस वाले का लेंथ कितना है, आप कहोगे सर L/2, इसका एरिया कितना है सर जी 2 है, ठीक है। देखो इसमें भी बच्चे कई बार गलती कर देते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने में, प्यार से करना बिल्कुल। इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो सर जी 1 लिखा होगा, इनकी मल्टीप्लाई आपस में और इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में। इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, रो L, और नीचे से क्या होगा, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, ये आगे सर जी हमारा नया वाला रेजिस्टेंस। पर आप एक चीज पे ध्यान दो, क्या रो L अपॉन A की वैल्यू मैं पहली इक्वेशन से लिख सकता हूं, रो L अपॉन A सर 4 के बराबर, बिल्कुल लिख सकते हो। तो R डैश किसके बराबर आ जाएगा बेटा, इस पूरे की वैल्यू है 4, 4 को 4 से डिवाइड करूंगा तो नया रेजिस्टेंस आ गया सर हमारा 1 ओम। कितना आ गया 1 ओम। तो देखो इसी तरीके के सवाल पेपर में आते हैं। इस फॉर्मूले पर तो बहुत सारे सवाल बनते हैं कि भैया लेंथ को दुगना करा, बताओ रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, एरिया को दुगना करा, बताओ रेजिस्टेंस पे कितना फर्क पड़ा। तो ऐसा सवाल भी हम आपको करा देते हैं। देखो फॉर्मूला आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बेटा। देखो बेटा सवाल नंबर 2 के लिए आप एक जानकारी याद रखो पहले कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। भैया रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और यही रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अगर आप लेंथ को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर आप एरिया को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। एक तो 2 बातें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा तीसरी एक और बात आप प्लीज याद रखना कि सर ये जो एरिया है ना, कभी कभी सवाल में एरिया से नहीं रेडियस या डायमीटर से सवाल पूछ लेता है। तो देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप लिख सकते हो πr²। मतलब इन शॉर्ट इतना याद रखना कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस के स्क्वायर के।
रेडियस के स्क्वायर के लिए। इस पे मैं आपको सवाल करवाता हूं। देखो, मैंने आपसे कहा बेटा कि आपके पास एक वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ L है, जिसका एरिया A है। हम क्या कर रहे हैं, लेंथ को अगर हम ट्वाइस कर दे और एरिया को अगर हम क्या कर दे बेटा, हाफ कर दे, तो आपसे पूछेगा कि बताओ नए वाले रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। बहुत सिंपल। अभी भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ठीक है। मान लो जो पहले वाला वायर है उसका रेजिस्टेंस R है, रेजिस्टिविटी नहीं गिवन है, हमने रो मान ली, लेंथ L की और एरिया A था। सर नए वाले वायर की बात बताओ। देखो नया वाला जो वायर है, इसी वायर पे मैं सब कुछ कर रहा हूं, तो वायर तो सेम ही है। जब तक वायर सेम होगा तब तक रेजिस्टिविटी भी सेम रहेगी। पर मैंने अपनी बार इस वायर की लेंथ को कितना कर दिया, ट्वाइस। पहले अगर L थी तो इस बार कितनी हो गई, 2L हो गई सर। इसके एरिया को मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। एरिया को क्या कर दिया, A/2 कर दिया। नीचे से सर जी तो पहुंच जाएगा ऊपर, R डैश इज इक्वल्स टू, देखो इस 2 की जब इस 2 में मल्टीप्लाई होगी तो 2 टू 4 रो L अपॉन A। रो L अपॉन A किसकी वैल्यू थी, R की, पुराने वाले रेजिस्टेंस की। तो जो नया वाला रेजिस्टेंस आएगा वो 4 गुना ज्यादा होगा किसके, पुराने वाले रेजिस्टेंस के। ठीक है, अब चलते हैं बेटा दूसरे सवाल की तरफ। ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ सवाल देखते हैं। देखो ओम्स लॉ से सबसे पहले एक ग्राफ का सवाल देख लेते हैं। ग्राफ पे भी सवाल पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल में कुछ, उसमें एमसीक्यू में पूछ लेता है। ओम्स लॉ पे ग्राफिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राफ से रिलेटेड सवाल देखो केस स्टडी पे भी बन सकता है और एमसीक्यू में भी आ सकता है। हमने आपको क्या कहा, आपको एक ग्राफ गिवन है V और I। मैंने आपको ग्राफ में मान लो 2 वायर है जिनका रेजिस्टेंस आपको गिवन है। एक है सर जी R1 और दूसरा है सर जी R2। हो सकता है एक और वायर देते हैं आपको, आपसे बस वो इतना पूछना चाह रहा है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन पूछेगा कि क्या R1 बड़ा है R2 से, क्या R2 बड़ा है R1 से, क्या सर जी ये दोनों बराबर है। इस तरीके का कोई सवाल आपसे पूछेगा। तो वो सवाल इतना आसान है, बस मेरी एक ही बात को आपको याद रखना है। क्या करना होगा आपको बेटा, ये जो आपको ये रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, इसको करंट वाली एक्सिस से ज्वाइन कर लेना। बस जो भी करंट वाली आपको एक्सिस मिले उससे क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। फिर देखो आंसर कितना प्यार से आएगा। एक बात तो देखो आप सब लोग जानते होंगे कि सर जितना ज्यादा करंट होगा रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को अपोज करना। अब ये जो R2 वाला वायर है, इस पे क्या करंट की वैल्यू इधर की तरफ बढ़ रही है। हाँ जी सर, यहाँ पे 0 होगी, यहाँ 2 होगी, यहाँ 4 होगी, यहाँ 6 होगी, यहाँ 8 होगी, तो इधर की तरफ करंट बढ़ रहा है। तो R2 की जो वैल्यू है उस पे हमें करंट क्या मिल रहा है, ज्यादा। और R1 वाली जो वैल्यू है, इस वाले वायर के लिए हमें करंट की वैल्यू क्या मिल रही है, छोटी मिल रही है। तो बेटा जहां पर करंट कम होगा रेजिस्टेंस वहीं पे क्या होगा, ज्यादा होगा। R1 वाले के लिए करंट क्या है, कम है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो R1 इज ग्रेटर देन R2। समझ आया। तो इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि सर जी हमें क्या करना होगा, जो रेजिस्टेंस वाले हमें स्लोप्स गिवन होंगे उसको करंट वाली एक्सिस से ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करके देख लेंगे कि जिस पे करंट की वैल्यू कम आ रही होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, ये तो हुआ बेटा ग्राफ से रिलेटेड सवाल। नेक्स्ट सवाल आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से करना है। देखो
अब हम एक सवाल करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड, सीरीज और पैरेलल के जो कॉम्बिनेशन होते हैं। मान लो आपको एक सवाल गिवन है बेटा, आपको हमने इसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 रेजिस्टेंस गिवन दिए हैं। ठीक है, हमने क्या करें, पूरे 5 रेजिस्टेंस गिवन दिए हैं। इनको आप नाम दे सकते हो R1, R2, R3, R4, R5। ये है बेटा आपका मान लो 5 ओम का, ये भी 5 ओम का, ये 3 ओम का, 3 ओम का, और ये भी 3 ओम का। अब आपसे क्या कह रहा है कि सर जी यहां पर एक 12 वोल्ट की हमने क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। आपको क्या निकालना है बेटा, दो चीजें निकालनी है। एक तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, एक तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा आपको, आधे बच्चों को ये नहीं पता कि टोटल रेजिस्टेंस और भी नाम से पूछ लिया जाता है। कभी भी पेपर में बोले नेट रेजिस्टेंस निकालो, तब भी टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। पेपर में बोले कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, बेटा तब भी टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। दूसरी चीज आपसे कह रहा है कि आप इस सर्किट में टोटल करंट भी बता दो सर जी कितना है। देखो सबसे पहले क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। आप बेटा चेक करो कि ये दोनों सीरीज में या पैरेलल में। बहुत आसान होता है, जब तक वायर के बीच में कोई जॉइंट ना आए तब तक वो सीरीज में, अगर कोई जॉइंट आ रहा है तो किसमें बेटा, पैरेलल में। देखो इन दोनों को अगर मैं देखूं तो इनके बीच में सर जी मेरे को ये जॉइंट दिख रहे हैं, रास्ते बट रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों किसमें है सर, पैरेलल में। अगर R1 और R2 बेटा पैरेलल में है तो आप कहोगे सर पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा देते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2, 1/5 प्लस 1/5, 2/5। सर लास्ट में इसको उल्टा करना पड़ता है, तो आरपी निकालने के लिए आपने क्या करा, 5/2, जो कि बेटा आपका आ जाएगा 2.5। कितना आ जाएगा, 2.5। मतलब इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आ गया वो 2.5 हो गया। सर नीचे भी 3 रेजिस्टेंस है, ये तीनों भी किसमें है बेटा, जॉइंट है इनके बीच में, ये भी पैरेलल में। इसका भी टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, आरपी डैश लिख लेना इसको। ये कितना आएगा सर, 1/3, 1/3 और 1/3 मिक्स 3/3, 1/1। उल्टा करोगे तो भी कितना आएगा, रेसिप्रोकल करने पर भी 1 होगा। इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आया बेटा, ये आ गया सर जी हमारा 1 ओम। ठीक है, ये कितना आ गया, 1। अब आगे कहानी को समझो क्या होने वाला है। देखो इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया और इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब मैं एक नया सर्किट बना रहा हूं, उस पर ध्यान देना बेटा। देखो बेटा यहां पे जो टोटल रेजिस्टेंस आया था वो 2.5 आ गया था, और इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आया था हमारा, 1 ओम आया था। ठीक है, क्या सर ये दोनों इस बार सीरीज में, हाँ सर वायर में तो कोई बीच में जॉइंट दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला सीरीज में है। और सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं सर, डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, R1 प्लस R2। ठीक है, इस वाले रेजिस्टेंस और इस वाले रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बेटा इनको नाम को जोड़ दे लेना, क्योंकि क्वेश्चन में R1 और R2 गिवन था, तो इट्स बेटर कि जैसे मैंने इसको RP बोला था और इसको RP डैश बोला था, तो आप इन दोनों को जोड़ लेना। 2.5 प्लस 1 कितना आ जाएगा सर, 3.5 हो जाएगा। तो बेटा टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 3.5 ओम आ गया सर। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि सर टोटल करंट भी निकालना है। बेटा अगर टोटल करंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे, V = IR। क्योंकि मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस मैंने निकाल लिया और टोटल वोल्टेज गिवन है, तो टोटल करंट भी आ जाएगा। आओ देखते हैं कैसे निकलेगा। सर हम इस्तेमाल करेंगे सेकंड पार्ट के लिए V = IR और V/R = I। टोटल करंट निकालना है तो रेजिस्टेंस भी टोटल लेना और वोल्टेज भी। टोटल वोल्टेज दे रखी है सर 12 और टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा, 3.5।
इसको सोल्व कर लेना, 12/3.5 एम्पेयर ये हमारा टोटल करंट आ गया। ठीक है, अगर वीडियो बढ़िया लग रही हो तो प्लीज बेटा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। काफी बार पूछा जाता है इस तरीके का भी सवाल, आपसे कह रहा है कि आपके पास क्या है बेटा, 3 रजिस्टर है, ईच ऑफ 9। आपके पास 3 रजिस्टर है और तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 9 ओम है। आपसे कह रहा है कि मैं इन तीनों रजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करूं कि मेरे पास जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाए, 6 ओम आ जाए। और दूसरे केस में कह रहा है कि कैसे कनेक्ट करूं कि मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाए सर, 13.5 ओम। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा सवाल देगा, जैसे इसने 3 रजिस्टर दिए हैं, आपके पास टोटल पॉसिबल केस बनेंगे बेटा 4। या तो आप तीनों को सीरीज में कनेक्ट करो, या आप तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करो, या 2 को सीरीज, 1 को पैरेलल और 2 को पैरेलल, 1 को सीरीज। तो 1 बाय 1 करके देख लेंगे। सबसे पहले तीनों को सीरीज में कर देता हूं। ठीक है, देखो अगर मैं तीनों को सीरीज में करता तो आपको पता है सर सीरीज का फॉर्मूला है R1 + R2 + R3, ऐसे रफ में करके देख लेना थोड़ा सा। तो 9 + 9 + 9 9 18 और 9 27 ओम आ जाएगा। सर दोनों में से कोई सा भी वेरीफाई नहीं होता, इसका मतलब तीनों को सीरीज में मत लगाना। पैरेलल में लगा के अगर मैं देखूं तो 1/9 1/9 1/9 3/9 1/3 और लास्ट में उल्टा करते हैं सर 3 ओम आ रहा है, इसका मतलब ये भी सर सही नहीं। अगर हम थर्ड केस की बात करें, एक काम करते हैं सर, इस बार 2 को सीरीज में लगा देते हैं और तीसरे को पैरेलल में लगा देते हैं। ठीक, तो अगर आप 2 को सीरीज में लगाओगे, मतलब R1 और R2 को आपने अगर सीरीज में लगाया तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा, 9 + 9 हो गया सर हमारा 18 ओम। 18 ओम। अब तीसरे वाले को इसके साथ पैरेलल में लगाना है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं बेटा R12 निकाला। अब जो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, R12 को पैरेलल में रखना है किसके, थर्ड वाले रेजिस्टेंस के। तो ये आ गया बेटा 1/18 प्लस थर्ड वाला जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 9, 18 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, आपको क्या सर 18 ही आएगा। तो 18 1 जाए 18 और 9 2 जाए 18, 3/18 1/6 और पैरेलल में है तो लास्ट में रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। इट मींस आंसर आएगा बेटा कितना, 6 ओम। इसका मतलब ये वाला रेजिस्टेंस जो है, टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम कब मिलेगा सर, जब हम 2 को सीरीज में लगाएंगे और तीसरे वाले को उसके साथ पैरेलल में लगा देंगे। कोई दिक्कत बेटा? ऐसे ही नेक्स्ट वाला करना है। अब एक ही पॉसिबिलिटी बची है, बस तीनों तो हमने लगा के देख ली, तो उस पॉसिबिलिटी को भी लगा लो भैया। अब क्या करना है, 2 को पैरेलल में लगाओ सर और तीसरे को उसके साथ सीरीज में लगा देंगे। तो अब की बार मोदी सरकार है, अब की बार क्या करना है भैया, दोनों को पैरेलल में लगा देना है। तो 1/99 ओम के थे, दोनों का एलसीएम आ गया सर 1/9 1/9 मींस 2/9, उल्टा करेंगे तो 9/2 मींस 4.5। अब इन दोनों को तीसरे वाले के साथ सीरीज में लगा दो, मतलब R टोटल कैसे करना आएगा, R12 जो आपने निकाला इसको तीसरे वाले के साथ सीरीज में लगा दिया तो डायरेक्ट जोड़ दो। 4.5 + 9 9 और 4 13.5 आ गया ना। तो इस वाले केस में हमने क्या करा सर, 2 को पैरेलल में लगाया और तीसरे वाले को हमने किस में लगा दिया, सीरीज में लगा दिया। ठीक है, अगर वीडियो बढ़िया लग रही हो तो प्लीज बेटा अपने दोस्तों का शेयर कर देना। ठीक, अब कुछ सवाल करेंगे किससे रिलेटेड। आओ बेटा इस बार एक सवाल देखते हैं जो कि किस पे बेस्ड है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे बेस्ड है। कुछ सवाल हमने रेजिस्टेंस पे बेस्ड कर लिए, ठीक है, रेजिस्टिविटी पे बेस्ड भी कर लिए, ओम्स लॉ से रिलेटेड, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड सवाल देख लिए। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और पावर पे भी कुछ सवाल कर लेते हैं।
देखो सवाल में आपसे कह रहा है कि 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ईच सेकेंड इन अ 4 ohm रजिस्टर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। जब भी आपको न्यूमेरिकल मिले हमेशा कोशिश करना आप लोग गिवन लिखो। 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड मींस हीट की वैल्यू दे दी सर 100 जूल इन ईच सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड में, तो टाइम आपको कितना गिवन है 1 सेकेंड। इन अ 4 ohm रजिस्टर, सर रेजिस्टेंस कितना गिवन है 4 ohm, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब V निकालना है। देखो आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का कि सर H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT होता है। क्या सवाल में कहीं भी करंट दिखाई दे रहा है? और निकालना क्या है वोल्टेज। जो थोड़ा सा भी समझदार बच्चा होगा, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बेटा बता रखा है कि ये I स्क्वायर R कुछ नहीं है। अब लोग आप अब तक इतना तो पढ़ चुके हो कि I स्क्वायर R आपको पता होना चाहिए कि पावर का फॉर्मूला होता है, और पावर के और भी तो फॉर्मूले हैं हमारे पास। तो आप बोलोगे सर P इक्वल टू VIT होता है, तो क्या मैं VIT लगा लूं? बेटा VIT लगा लेते अगर मुझे करंट गिवन होता। करंट गिवन ही नहीं है। अगर करंट गिवन नहीं है तो फिर तीसरा फॉर्मूला लगा लेते हैं सर H इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन RT। क्या ये सूट करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस भी आपको क्या है गिवन है, और वोल्टेज आपको निकालनी है। वोल्टेज निकालनी है वैसे इधर ही रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। अब देखो 1 सेकंड में सवाल होगा। हीट की वैल्यू गिवन है सर जी 100 जूल, रेजिस्टेंस गिवन है सर जी 4 ohm, टाइम 1 सेकंड इज इक्वल्स टू V स्क्वायर। 100 into 4 V स्क्वायर आ जाएगा सर 400, और 400 का रूट मींस 20 वोल्ट इज द आंसर। आ गया ना? तो देखो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से डील करते हो। जैसा क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है आप उसको उसी डायरेक्शन में ले जाओ, और वो कैसे पता चलेगा? जब आप सवाल को पढ़ के क्या लिख लोगे बेटा गिवन लिख लोगे, ठीक है? क्योंकि फॉर्मूले सबने पढ़े हैं, बस हाउ टू अप्लाई वो आपको आना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट सवाल देखो। देखो बेटा एक और सवाल देखो, जूल्स लॉ हीटिंग पे ही बेस्ड है, ठीक है? ये थोड़ा सा अलग है, इसमें कभी कभी बच्चा फंस भी जाता है। क्यों फंसता है वो हम भी आपको बताते हैं। देखो सवाल में कह रहा है कि कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 hour थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। सर सबसे पहले गिवन लिखेंगे कंप्यूट द हीट जनरेटेड। सर जी हमें हीट निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज गिवन है 96,000 कूलम ऑफ चार्ज, इट मींस चार्ज गिवन दे दिया, और चार्ज गिवन दे दिया, इसीलिए कुछ बच्चों का ये गलत भी हो सकता है, ठीक है? इन 1 hour टाइम दे दिया बेटा 1 घंटा, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 मींस पोटेंशियल कितना गिवन दिया है सर 50 वोल्ट। देखो मैं बहुत आसान सा आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। जब भी तुम्हें क्या गिवन हो, चार्ज गिवन हो और वोल्टेज गिवन हो और हीट से रिलेटेड सवाल आए, तो आपने ना पोटेंशियल डिफरेंस का स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, पढ़ा है? क्या इसको W इज इक्वल्स टू V इंटू Q लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। बेटा क्या वर्क भी एक तरीके की एनर्जी होती है? हाँ जी सर, और हीट भी एनर्जी है, तो यू कैन रिप्लेस दिस वर्क बाय हीट, ठीक है? तो पोटेंशियल कितना गिवन है सर 50 वोल्ट, और चार्ज कितना गिवन है सर 96,000। मल्टीप्लाई करेंगे 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 4 0 ऐसे 5 6 30 45 और 3 40। अब एक सवाल करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। ऐसा एक सवाल बोर्ड में मैक्सिमम टाइम आपको देखने के लिए मिल ही सकता है। देखो सवाल क्या है, मैंने यहाँ पे गिवन डाटा लिख दिया है। घर पर एक जनरेटर चल रहा है जिसकी पावर गिवन है 400 वॉट। सर उसको 8 आवर्स चला रहे हैं डेली, और हमसे सवाल में पूछा है कि कॉस्ट ऑफ एनर्जी बताओ, मतलब भैया कितना बिल आएगा, एक तरीके से वो पूछ रहा है हमसे अप्रैल के महीने में, और पर यूनिट के कितने रुपए लग रहे हैं 3 रुपए लग रहे हैं। देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पर यूनिट जो है ना, ये जो 1 यूनिट है इसका मतलब होता है बेटा 1 किलोवाट आवर। आपको पता होना चाहिए कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, किलोवाट आवर। तो जब भी आप यहाँ पे पहले एनर्जी निकालोगे ना, पहले एनर्जी निकालूंगा तभी कॉस्ट बता सकता हूं।
तो जब भी एनर्जी निकालोगे तो आपको किलोवाट आवर में निकालनी है। ठीक है, गिवन आपके पास सब कुछ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एनर्जी निकालेंगे। तो आप कहोगे सर एनर्जी का फॉर्मूला होता है, नहीं पता तो याद रखना पावर इनटू टाइम। जितनी बातें बताऊंगा उनको ध्यान से सुनते रहना बस। पावर सर 400 वाट गिवन दी है, पर आपने कहा एनर्जी किलोवाट आवर में निकालनी है, तो वाट को किलोवाट में कन्वर्ट कर लेना यही पे। सर किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड। टाइम कितना गिवन है सर, 8 आवर्स चल रहा है वो डेली। ये अच्छी बात है कि टाइम आपको आवर में ही गिवन है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो आप यहां से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालोगे ये डेली मतलब एक दिन की आ गई, पर बिल तो भैया अप्रैल के महीने में देना है पूरा। अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं, आधों को ये नहीं पता होगा। ठीक है, बचपन में पढ़ा होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो याद रखना बेटा, इसमें जिसको ना पता हो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अप्रैल में कितने महीने दिन होते हैं सर जी, 30 दिन होते हैं। तो एक दिन का वैल्यू निकालनी थी, 30 दिन के लिए 30 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, दूसरी चीज ये आ गई अब आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर, पर 3 रुपए लग रहे थे 1 किलोवाट आवर के, तो इतनी के कितने लगेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना, देखो एक लाइन में पूरा सॉल्यूशन हो गया, बस मल्टीप्लाई करनी है। 1 2 3 1 2 3, 0 से 0 खत्म, मल्टीप्लाई कर लो। 8 4 जा 32, 3 3 जा 9, 9 दूनी 18, 9 के 27 और 28, भैया 288 रुपए का बिल आएगा। अगर एक जनरेटर चल रहा है 8 घंटे डेली अप्रैल के महीने में, और अगर 1 यूनिट के 3 रुपए जाएंगे। अगर ये वीडियो बढ़िया लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप चाहते हो कि हम दूसरे चैप्टर्स की भी इसी तरीके से वीडियो लेके आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।